बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद नाज। आज हमने अपने 9th क्लास के सेकंड चैप्टर दैट इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का स्टार्ट लेना है। तो इसमें आपने क्या क्या बेसिक चीज़ स्टडी करनी है। इसमें हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल मेथड, उसके स्टेप्स, ठीक है। फिर हम डाटा ऑर्गेनाइज़ किस तरह कर सकते हैं, उसको एनालाइज किस तरह करते हैं, और मैथमेटिक्स क्यों इंटीग्रल पार्ट है तमाम साइंटिफिक प्रोसेस का। ये आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर आपके सब टॉपिक्स हैं जो हम स्टडी करके तमाम चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले मेरे पास डेफिनेशन आ जाएगी साइंस की। तो साइंस इज़ द सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव्ड फ्राम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। कि साइंस आपका वो मुनज़्ज़म इल्म है जिसको आप मुशाहिदा करने के बाद और तजर्बा करने के बाद सामने लाते हैं। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट्स। ये तजर्बात आप क्यों करते हैं? ये तजर्बा आप अपनी कही हुई बात को साबित करने के लिए करते हैं कि जो हमने बात कही है नेचर में वो चीज़ इसी तरह से ऑपरेट हो रही है, ठीक है, या नेचर उस चीज़ को इसी तरह से चला रही है। यहाँ तक साइंस की डेफिनेशन। आप चाहें तो साइंस की डेफिनेशन ये कर सकते हैं, या जो हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी वो भी कर लें, दोनों सेम है, दोनों ठीक है। हमने आज का टॉपिक मेन स्टार्ट करना है बायोलॉजिकल मेथड के। बायोलॉजिकल मेथड या तरीका कौन सा है, इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ से आप हेडिंग देंगे डेफिनेशन की। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड बायोलॉजिकल मेथड। के साइंस का वो तरीका जिसमें आप बायो के अंदर आने वाले तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, उस मेथड को आप क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। इट कंप्राइजेज द स्टेप्स अ बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये डिफरेंट इसके स्टेप्स होते हैं इस बायोलॉजिकल मेथड के, जिसके होते हुए एक साइंसदान जो है या एक बायोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो स्टेप्स हम इंशाल्लाह भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक डेफिनेशन। उसके बाद आपने ये फ़र्स्ट 3 लाइनें जो हैं वो यहाँ से एमसीक्यूज़ के तौर पर करनी है कि बायोलॉजिकल मेथड को साइंटिफिक रिसर्च में कितने साल पहले से ही यूज़ करना शुरू कर दिया गया था। तो ये 500 ईयर्स पहले। और सबसे पहला ये बायोलॉजिकल मेथड अडॉप्ट किसने किया था? वो गैलीलियो सर ने किया था 1590 में, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है यूजेस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिर द बायोलॉजिकल मेथड हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट्स इन मेडिसिन, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। बायोलॉजिकल मेथड ने इन तमाम फील्ड में एडवांसमेंट्स या तरक्की लाई है। आगे बोलता है बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। के बायोलॉजिकल मेथड वो आपका एक मुनज़्ज़म तरीका है या काबिल भरोसा इल्म है कि जिसके थ्रू आप पब्लिक यूज़ के लिए जो भी डाटा सामने लाते हैं वो 100% क्या होता है? प्योर होता है। फॉर एग्जांपल देखें, जो कोरोना की हमारे पास आज रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा होता है किसकी सिम्टम्स ये हैं, काजेज़ ये हैं, ट्रीटमेंट ये हैं, वो 100% प्योर हैं। और उसको किससे सामने लाया गया है? बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू ही सामने लाया गया है। अगला जो हमारा आज का मेन टॉपिक है दैट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसके स्टेप्स क्या है। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। ये जो येलो कलर लाइन है, इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की मेन हेडिंग आएगी स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो उसके नीचे आप ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। पहला उसका स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, थर्ड है रिडक्शन, फोर्थ एक्सपेरिमेंटेशन, फिफ्थ समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। इसमें फिर क्या होता है, हम टेबल या ग्राफ्स वगैरह क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं रिज़ल्ट को सामने लाने के लिए। फिर रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। और ये आपने तमाम के तमाम जो आपके साथ के साथ स्टेप्स हैं ये आपने तरतीब से ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शुरू कहाँ से होता है। हम कोई भी चीज़ बायोलॉजिकल मैटर को कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना, कि आपके सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, उसको आप पहचानते हैं तभी आप अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बोलेंगे बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कब आपके बायोलॉजिस्ट स्टार्ट करते हैं कि वो तमाम मेथड को सामने लेके आए, इस तमाम मेथड को फॉलो करें जब उनके सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द क्वेश्चन। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? ये आपका वो क्वेश्चन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, ठीक है। या जो कोई दूसरा बंदा आपके बायोलॉजिस्ट के सामने लाता है या उसके माइंड में ख़ुद ब खुद वो चीज़ आ जाती है उस चीज़ को देखते हुए, सामने एक हालत को देखते हुए। इसकी मैं बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। इजी सी एग्ज़ाम्पल है कि देखें गर्मियों के मौसम में जब धूप बहुत तेज़ होती है तो हमारा वो क्या प्रॉब्लम है कि गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है कि गर्मी क्यों इतनी ज़्यादा है, ये गर्मी किस तरह से कम होगी, ठीक है।
सेकंड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के नीचे आप हेडिंग लिखें, ऑब्जर्वेशन इज़ आप लाइन लिखेंगे ख़ुद से। ऑब्जर्वेशन इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब एक प्रॉब्लम सामने आया है आपने अब खुद उसका मुशाहिदा करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस आर मेड, या ऊपर की 2 लाइनें छोड़ देनी है, आपने यहाँ से डायरेक्ट आ जाना है। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस ऑफ विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो आपकी 5 हिस्सासे मखसूसा होती हैं, ठीक है, जिनसे आपने ये तमाम चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन को सामने लाना होता है वो कौन कौन सी हैं आपकी सेंस। पहली है विजन, देखने की, फिर सुनने की, फिर सूंघने की, फिर चखने की, और फिर महसूस करने की या स्किन को टच करने की। यहाँ तक आप लिखेंगे, फिर आगे आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके नीचे आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में भी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन और एग्जांपल दी गई है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। तो क्वालिटेटिव आपकी ऑब्जर्वेशन वो होती है जिसमें आप कोई भी डाटा किसी भी वेरिएबल का क्वालिटी की फॉर्म में इकट्ठा करते हैं। वेरिएबल होती है कोई भी चेंजेबल आपकी अमाउंट या आपकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने ये जनरल स्टेटमेंट कही है, इसमें हमने मैथ्स यूज़ नहीं किया, तो ये हमारी क्या होगी, क्वालिटेटिव होगी, ठीक है। क्वालिटी हमने खुसूसियत देख के बता दी है। दूसरी हमारे पास है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो है जिसमें आप किसी चीज़ का डाटा जो है वो क्वांटिटी की फॉर्म में या मैथ्स के डिजिट की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, उसको नाम दिया जाता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी है। अब हमने इसमें मैथ यूज़ किया है तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सी है, तो आपने ये साथ लिखना है। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको मैं एग्जांपल देती चलूँ ऑब्जर्वेशन की। अब आप देखें कि जिस दिन ऐसे सामने बादल, सूरज के सामने बादल आ जाते हैं, मौसम खुशगवार होता है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि अब मौसम अच्छा हो गया, हो सकता है बारिश हो, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। पहले हमारे पास प्रॉब्लम था कि धूप तेज़ है तो बारिश हो किस तरह से, ये मतलब गर्मी कम होगी। तो सेकंड हमने देखा कि अब बादल बन गए हैं, तो हमारे माइंड में आ गया है कि हमने ऑब्ज़र्व किया है। अब यहाँ पे हमारी कौन सी सेंस यूज़ हुई है ऑब्ज़र्व करने की, हमने देखा है, ठीक है। विजन हमारी सेंस यूज़ हुई है, तो हमने देखा है ख़ुद कि अब बारिश बन गई है, तो बादल बन गए तो हो सकता है बारिश और गर्मी का ज़ोर टूट जाए। आगे आपको कहता है कि ऑब्जर्वेशंस आल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडीइंग व्हाट अदर्स हैव डन इन द पास्ट बिकॉज साइंटिफिक नॉलेज इज़ एवर ग्रोइंग। कि एक तो ऑब्जर्वेशन आप अपनी 5 सेंसेस से बना सकते हैं, ठीक है, उससे महसूस कर सकते हैं। दूसरा ये कहता है कि ऑब्जर्व करने का जो है वो दूसरा तरीका क्या है कि आप जो पहले लोगों ने काम किया हुआ है, ठीक है, उसको स्टडी करें, उसको रीड आउट करें और फिर वहाँ से आगे आप अपना काम शुरू करें। क्योंकि जो आपका साइंस नॉलेज होता है वो दैट इज़ एवर ग्रोइंग, वो हमेशा आगे चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब आपने ऑब्जर्वेशन की, अब थर्ड आपका स्टेप आ जाता है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बोला जाता है मफरूज़ा, एक ऐसी बात जिसको आप फ़र्ज़ करते हैं जो 100% प्योर नहीं है, 100% जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है, वो ठीक नहीं है, आपने सिर्फ फ़र्ज़ किया है। जैसे देखें, इसकी एग्जांपल है कि आपने देखा है कि बादल बने हुए हैं, अब हो सकता है बारिश हो, ठीक है। यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं हो सकता है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि बादल बने हुए हैं तो बारिश भी होगी। तो यहाँ पे अब देखें, इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड द हाइपोथेसिस। कि ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आप जो एक फ़र्ज़ की हुई बात कह देते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कह देते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोर्शन दैट माइट बी ट्रू। कि ये वो बात, इसको आप दूसरा कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये वो बात है या वो आपकी एक्सप्लेनेशन है जो हो सकता है ट्रू हो, ठीक है, हो सकता है, माइट भी, 100% नहीं है। इस मफरूज़ा मीन्स फ़र्ज़ करना। आगे आपने हेडिंग देनी है कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। के एक हाइपोथेसिस के लिए करैक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक डेफिनेशन, फिर आगे हेडिंग, फिर उसमें आप लिखेंगे हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। कि ये एक आम सी बात होनी चाहिए, बहुत कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। आपने अगले बंदे को सिंपल सा बता देना है कि बादल बने हुए हैं तो हो सकता है बारिश हो। अब आपने उसको पूरी की पूरी पीछे हिस्ट्री नहीं सुनानी कि मैंने इतने दिन पहले न्यूज़ सुनी थी, अब उसमें ये आया था, फलां जगह बारिश हुई है तो हमारा इलाका उसके साथ हो सकता है, ऐसे हो। एक सिंपल सी बात एक सेंटेंस में कहना है, ठीक है। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव का मतलब होता है कि नॉट फाइनल। कि आपने जो बात की है, आपने ये नहीं कहना कि मैंने कह दिया तो 100% वही ठीक है, कि अब बादल बने हुए हैं तो बारिश होकर ही रहेगी, ये टेंटेटिव है, ठीक है ना, हो सकता है, माइट भी।
थर्ड, इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, कि आप जो बात कह रहे हैं आपके ऑब्जर्वेशन से क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। कि बादल बने हुए हैं, आपने ऑब्ज़र्व किया है कि बादल बने हुए हैं तो आगे बारिश होगी। ये नहीं है कि धूप निकली है तो आप कह रहे हैं कि बारिश हो जाएगी। तो आपने जो ऑब्जर्वेशन की है उसके साथ आपका ये जो हाइपोथेसिस है वो मैच करना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज़ पॉसिबल, वो पहले वाली बात आ जाती है कि आपने इसको सिंपल बताना है, ठीक है। आगे, इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफिएबल, कि ये ऐसी होनी चाहिए कि जो टेस्ट भी कर सकें, सारे बंदे उसको देख भी सकें, ठीक है, और पोटेंशियली फाल्सिफिएबल, के वो चेंज भी हो सकती हो, ठीक है ना। वही आपने बात कहनी है कि हो सकता है, ऐसा ना हो कि आप कहें कि बस जी आज बारिश होकर ही रहेगी। तो यहाँ तक इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, मफरूज़ा हो गया, ठीक है, आपने बता दिया। अगला हमारा ख्याल क्या आता है, हमारा पॉइंट क्या आता है, फोर्थ स्टेप है हमारा डिडक्शन। डिडक्शन को उर्दू में हम क्यास या ख्याल का लफ्ज़ बताते हैं, ठीक है। आपने कहा कि बादल बने हुए हैं तो बारिश होगी। अब आप कहते हैं कि अगर बादल बने हुए हैं तो बारिश होनी चाहिए। ये होता है आपका ख्याल या आपका क्यास। इसमें डिडक्शन में आपने इफ़ और देन का यूज़ करना है। तो उसका हम डेफिनेशन कैसे करते हैं, डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, कि आपने एक लॉजिकल बात कही है कि अगर बादल बने हुए हैं तो हो सकता है बारिश हो जाए। ये आपने एक लॉजिकल बात कही है। ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि धूप निकली है तो हो सकता है बारिश हो जाए, वो इलॉजिकल होगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस की बेस पे जो आप एक लॉजिकल रिज़ल्ट या लॉजिकल अपनी बात सामने लाते हैं उसको डिडक्शन कहा जाता है। ये डेफिनेशन लिखने के बाद साथ ही ये भी आपने इसको डेफिनेशन में ही ऐड करना है कि जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू देन वन शुड एक्सपेक्ट डिडक्शन अ सर्टन रिजल्ट, कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस, आपकी जो हाइपोथेसिस थी वो ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करती है तो नेक्स्ट आपने अपने स्टेप की तरफ मूव कर जाना है, वो क्या होती है, डिडक्शन, ठीक है। अब आप इसमें आप क्या यूज़ करते हैं, दिस इन्वॉल्व यूज़ ऑफ इफ़ देन लॉजिक। इसमें आपने लॉजिक यूज़ करनी होती है इफ़ देन की, ठीक है। कि इफ़ अगर यहाँ पे क्या है, बादल छाए हुए हैं तो हो सकता है बारिश हो। डिडक्शन की जितनी भी आप आगे पढ़ेंगे ना एग्जांपल्स, उसमें इफ़ देन का वर्ड यूज़ होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इट इज़ क्लाउडी देन इट मस्ट बी रेनिंग, ठीक है, कि अगर क्लाउडी है मौसम तो बारिश होनी चाहिए। अब आपने डिडक्शन कर ली है, आपकी बात सामने आ गई। अब आपने अपनी डिडक्शन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करवाने होते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है, स्टेप नंबर 5, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में आपने अपनी कही हुई बात को, जो आपने हाइपोथेसिस में कही थी, उसको प्रूव करवाना होता है कि आज बादल थे तो बारिश होगी। तो आपका एक्सपेरिमेंट जो था, आपका हाइपोथेसिस था, वो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर आपका जो होता है आपका एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं होता, बादल थे बारिश नहीं हुई, तो आपका हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। देखें, हो सकता है कि वो आपका हाइपोथेसिस क्यों रिजेक्ट होता है, हो सकता है कि जो आपने ऑब्ज़र्व किया हो ठीक ऑब्ज़र्व ना किया हो। इसमें सारी प्रॉब्लम आपकी ऑब्ज़र्वेशन की होती है। हो सकता है बादल जो हैं वो इतने गहरे हों ही ना, बारिश वाले बादल हों ही ना, वैसे ही सूरज के आगे एक बादल आ गया हो तो आप कह दें बारिश बारिश होगी, तो वो गलत है, ठीक है। अगर सही आपके बादल छाए हुए हैं बारिश वाले तो फिर आप कह सकते हैं कि बारिश होगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटेशन में हम अपनी हाइपोथेसिस को ट्रू करने के लिए ही इसको करते हैं। अगर हमारे हाइपोथेसिस के रिज़ल्ट जो है एक्सपेरिमेंटेशन के जो रिज़ल्ट हैं हाइपोथेसिस के साथ मैच कर जाते हैं तो इट्स मीन कि हमारी जो थी ऑब्जर्वेशन वो क्या थी, ट्रू थी। अगर नहीं मैच करते तो हमें दोबारा से अपनी ऑब्जर्वेशन पे जाना होता है। तो चलें जी, इसमें क्या है, द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट, ठीक है। क्यों हम परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, ये चेक करने के लिए कि हमारे हाइपोथेसिस ठीक थे या नहीं थे। द डिडक्शन विच आर ड्रॉन फ्राम द हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग। फिर आपकी जो डिडक्शन थी ना कि अगर बादल हैं तो बारिश होगी, उसको बार बार आप ना क्या करते हैं, आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस बात के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। रिगरस का मतलब होता है रफली टेस्टिंग। आगे है, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न्स विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट। फिर बहुत से लोगों ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन सामने लाई, हो सकता है आपने कहा है कि आज बारिश हो सकती है, किसी ने कहा है कि आज बारिश नहीं होगी, वैसे मौसम अच्छा रहेगा। तो जो आपके एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट आए हैं ना कि सारा दिन देखने के बाद अगर बारिश हो गई है तो आपके जो थे, आपका फिर मैच किया जाता है कि किस बंदे का हाइपोथेसिस आज ठीक था। फिर वही बात है कि द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज़ एक्सेप्टेड। के जिस बंदे का हाइपोथेसिस ठीक नहीं था उसको क्या किया जाता है, रिजेक्टेड, और जिसका था प्रूफ हो गया है कि ठीक है उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जिसका फिर हाइपोथेसिस इनकरेक्ट होता है ना, उसको दोबारा कहा जाता है कि आप ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करें, ठीक है, पहले स्टेप से दोबारा स्टार्ट करना होता है। और जिसका ठीक हो गया हाइपोथेसिस मैच करके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के साथ, उसको फिर फर्दर हम उसको मूव करवाते हैं अगले स्टेप की तरफ।
अब यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखनी है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप की। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है कि जिस वेरिएबल को टेस्ट करने के लिए आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है वो आपको उसके अंदर मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मलेरिया के पेशेंट का टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें से 100 लोगों का ग्रुप लेते हैं, उसमें से आप 100 लोगों का ब्लड टेस्ट करते हैं कि जिनको मलेरिया है उनके अंदर वो प्लाज्मोडियम के जरासीम होंगे। तो हो सकता है अगर उसमें से 70 लोगों की बॉडी के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम आता है तो वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, आपकी बात प्रूफ हो गई है। दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप, वो लोग जिनको मलेरिया नहीं था, जिनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया, तो वो आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये आपसे ये क्वेश्चन जो होता है बार बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। चलें जी, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हमारी बात ठीक हो गई है। अब हमने क्या करना है, हम अपने रिज़ल्ट्स निकालते हैं। ठीक है, रिज़ल्ट्स आप किसकी फॉर्म में निकालते हैं, आप अपने उसके मैथ, आप यहाँ पे आप मैथ्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कि अगर इतने डिग्री सेंटीग्रेड आज का टेम्परेचर था तो आज क्या हुई है, बारिश हुई है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ करते हैं। पिछले जितने भी स्टेप्स थे आपके डिडक्शन तक आपने क्वालिटेटिव डाटा यूज़ किया था, आपने उसमें से जनरल ऑब्जर्वेशन ही उसको फॉलो किया था, उसमें आपने मैथ्स के डिजिट और टर्म यूज़ नहीं किए थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने मैथ्स के टर्म यूज़ करने हैं, क्वांटिटेटिव। एक्सपेरिमेंट से आगे क्या होता है आपका एक्सपेरिमेंट वाले स्टेप में, स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6 ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, आप क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स का जो होता है डिजिट यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट में भी हमने किया था कि इतने लोगों के मतलब फॉर एग्जांपल 10 लोग हाइपोथेसिस सामने लेके आए तो 10 लोगों का हमने एक्सपेरिमेंट किया। अब उसमें 10 क्या था, मैथ की टर्म थी, डिजिट थी, तो उसमें हम उसको क्वांटिटेटिव डाटा कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, बायोलॉजिकल गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट से हमने क्या चीज़ निकाली है, क्वांटिटेटिव डाटा निकाली है। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली। जो दोनों ग्रुप हमने ऊपर पढ़े हैं, आपके कंट्रोल ग्रुप और आपके एक्सपेरिमेंट ग्रुप, उन दोनों का डाटा क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है कि कितने लोगों की बात ठीक थी और कितने लोगों की नहीं थी। अब वो भी हो गया। ठीक है, अब आपकी बात, आपने एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है, उसमें आपने ऑब्जर्वेशन से लेके अपने समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट तक सारी चीज़ लिख ली है। अब आपने क्या करना है कि अपने इस रिज़ल्ट को रिपोर्ट कर देना है, लोगों के सामने लाना है, दुनिया के सामने लाना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने अपने रिज़ल्ट्स को, जो लास्ट हमारा स्टेप होता है, रिपोर्ट करना है, दुनिया के सामने लाना है। तो आप क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन द साइंटिफिक जर्नल्स और बुक्स। जर्नल्स होते हैं आपके मैगजीन्स वगैरह। ठीक है, अब वो उसमें पब्लिश करवा देते हैं अपनी बुक्स को, अपनी जो था उसका, अपनी फाइंडिंग्स थी उनको। ठीक है, या फिर वो बुक्स के अंदर और जर्नल्स के अंदर उसको पब्लिश करवाते हैं, या फिर इन टॉक्स एंड नेशनल मीटिंग एंड इन सेमिनार्स एट कॉलेज यूनिवर्सिटी, या फिर वो ख़ुद जाके मीटिंग्स में या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे जाके वो ख़ुद बताते हैं, पूरी की पूरी बात लोगों के सामने लाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इट अलाउज़ अदर पीपल टू वेरीफाई द रिज़ल्ट और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम। कि इस सारी चीज़ को सामने रखते हुए लोगों को एक रास्ता मिल जाता है कि इसी के मुताबिक वो अपने दूसरे प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करें। या कुछ लोग जो वहाँ पे होते हैं वो उसी के ऊपर मज़ीद रिज़ल्ट का मज़ीद क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए कि ये बंदा जो रिज़ल्ट सामने ला रहा है वो ठीक है या नहीं है। इसके साथ ही आपका ये फ़्लो चार्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड फ़्लो चार्ट, ये आपसे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपने तरतीब के साथ सारे स्टेप्स लिखने हैं। पहला हमारा क्या था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकंड हमने क्या की, ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया, किसके थ्रू की, वी फोकस्ड ऑन आवर सेंसेस। ठीक है, एंड यूजेस आवर ब्रेन बट इट जस्ट ऑब्ज़र्व, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन। कि आपने इसमें अपनी सेंसेस को यूज़ किया है और अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आपने ऑब्ज़र्व किया, लेकिन आपने सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, एक बात में अपनी बात कहनी है, एक लाइन में अपनी बात कहनी है, इसका पूरा का पूरा आपने लेक्चर नहीं देना। ठीक है, इसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। फिर अगला स्टेप हमारा क्या है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, इट इज़ द थिंक ऑफ एन आंसर दैट माइट मेक अ सेंस। कि आपने हाइपोथेसिस वो सेंटेंस बताना होता है जिसकी कोई सेंस हो। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन के साथ मैच कर रही हो। फिर उसके बाद आपकी डिडक्शन है। डिडक्शन में अब आपने क्या करना होता है कि डोंट मेक कंक्लूजन बट यूज़ इफ़ एंड देन लॉजिक। ठीक है, इसमें आपने इफ़ और देन का यूज़ करना है। आपने ये नहीं कहना कि जो बात मैंने कह दी है वो ठीक है। ठीक है, आपने हो सकता है और अगर इन दो बातों को यूज़ करना है। फिर इसके बाद हमने दो ग्रुप बनाने होते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। वहाँ पे हम उनके ऊपर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर हम क्या करते हैं, दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं।
फिर हमने हमारे एक्सपेरिमेंट अगर एक्सपेरिमेंट के बाद हम उसकी डाटा क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि हम उसको टेबल की फॉर्म में लाते हैं कि एक टेबल हम बनाएंगे कि ग्रुप ऑफ कंट्रोल पीपल, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंटल पीपल। फिर उसमें हम 100% में से 10 जो थे हमारे वो एक्सपेरिमेंटल बंदे थे और 10 में से जो थे वो क्या कौन थे, कंट्रोल लोग थे, कंट्रोल ग्रुप थे। फिर आपने डाटा एनालाइज करना है, सारी की सारी डाटा का मुशाहिदा करना है, ठीक है। फिर आपने समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट करनी है, अपनी रिज़ल्ट को समराइज़ करना है। किस केस में? उस केस में अगर आपका एक्सपेरिमेंट वाकई प्रूफ हो जाता है, आपका एक्सपेरिमेंट आपकी हाइपोथेसिस से मैच कर जाता है, वो अगर कर जाता है तो फिर आपने आगे जाना है, अपने रिपोर्ट करना है रिज़ल्ट को, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें फ़र्दर फाइन टेस्टिंग करनी है, फिर थ्योरी बनेगी, फिर लॉ, फिर फर्दर टेस्टिंग करनी है, फिर इसमें लॉ और प्रिंसिपल बनेगा। लॉ और प्रिंसिपल का हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं होता तो आप दोबारा जाएँ अपनी ऑब्जर्वेशन पे, अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं, देखें क्या आपसे गलती हुई है, कि आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं रही, जिसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट और आपके ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट था वो मैच नहीं हुआ। तो आज तक इतना ही। साथ